आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 7वीं पार्ट 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है गृह परिचर्या। तो चलिए शुरू करते हैं। गृह परिचर्या यानी कि घर पर रहकर रोगी की देखभाल को ही गृह परिचर्या कहते हैं। गृह परिचर्या से अभिप्राय ऐसी परिचर्या यानी कि ऐसी देखभाल से है जिसमें डॉक्टर के निर्देशानुसार रोगी की घर में देखभाल की जाती है, जैसे ठीक समय पर थर्मामीटर लगाना, औषधि तथा भोजन देना इत्यादि। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें केवल औषधि से ही ठीक नहीं होते हैं वरन ठीक प्रकार से देखभाल की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद हम सबसे पहले जानेंगे गृह परिचारक। गृह परिचारक वो होता है जो घर पर रोगी की देखभाल करता है। तो घर में कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार हो ही जाता है, इसलिए प्रत्येक लड़के या लड़की के लिए गृह परिचर्या का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से घर पर रोगी की देखभाल करनी है। ये सबको आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में जो रोगी की देखभाल डॉक्टर के निर्देशानुसार करता है वह गृह परिचारक कहलाता है। यानी कि घर पर जो रोगी की देखभाल कर रहा है वो गृह परिचारक कहलाएगा। गृह परिचारना में कुछ गुण होने बहुत ही आवश्यक हैं, जैसे कि उसे धैर्यवान होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और उसे दयालु और हंसमुख भी होना चाहिए। उसे डॉक्टर के बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे तन मन तथा ईमानदारी से रोगी की सेवा करनी चाहिए। ये तो कुछ गुण हैं जो गृह परिचारक में होने चाहिए। इसके अलावा गृह परिचारक के कुछ कर्तव्य भी हैं जो रोगी की देखभाल करते समय परिचारक को कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है जिससे रोगी जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो परिचारक के जो कर्तव्य हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला रोगी के प्रति, दूसरा चिकित्सक के प्रति और तीसरा अपने प्रति। तो देखिए आगे देख लेते हैं इसे। अब इसे डिटेल में जान लेते हैं कि रोगी के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं उसके। रोगी के साथ सहानुभूति और प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए गृह परिचारक को। रोगी के कमरे में बिस्तर तथा कमरे की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रोगी की शारीरिक स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और रोगी को समय समय पर औषधि और भोजन देना चाहिए। रोगी को आराम का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद आता है चिकित्सक के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं परिचारक के, वो इस प्रकार हैं। चिकित्सक का जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए उसे। रोगी के तापमान, नाड़ी, श्वास, मलमूत्र, पीड़ा, भूख, नींद आदि का विवरण चिकित्सक को बताते रहना चाहिए। रोगी में यदि परिवर्तन आया हो तो भी चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। इसके बाद अपने प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं परिचारक के, वह इस प्रकार हैं। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपनी शारीरिक स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोगी के कमरे से बाहर आते ही कीटाणुनाशक साबुन द्वारा हाथ साफ करने चाहिए और रोगी की देखभाल इस प्रकार करनी चाहिए जिससे वह स्वयं भी बीमार ना पड़े। ये तो कुछ परिचारक के कर्तव्य थे जो हमने जाने। अब हम देख लेते हैं कि रोगी का कमरा किस प्रकार से होना चाहिए। घर में किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उसे पूर्ण आराम देने के लिए उसे अलग कमरे में रखना अति आवश्यक है। यदि रोग लंबा व छूत वाला है तो कमरे का अलग होना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। इसी कमरे में जब रोगी को हम रखते हैं तो उसको हम रोगी का कमरा कहते हैं। अब कमरे का जो चुनाव है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है कि रोगी का कमरा घर के सबसे अधिक शांत वाले भाग में हो, कमरे में शुद्ध वायु आती हो, सूर्य की किरणें आने का प्रबंध हो, कमरा रसोई घर से दूर होना चाहिए जिससे धुआं ना आ सके, कमरा सड़क के किनारे से भी दूर होना चाहिए जिससे धूल मिट्टी कमरे में ना आए तथा रोगी को शोरगुल सुनाई ना पड़े। ये तो कुछ बातें हैं हमें रोगी के कमरा के चुनाव करते में ध्यान में रखनी होती हैं। इसके बाद आता है रोगी के लिए आवश्यक सामान। जो रोगी की उचित चिकित्सा के लिए परिचारक को चाहिए होता है उसके प्रयोग में आने वाले सभी वस्तुओं को रोगी के कमरे में रख दे जिससे आवश्यकता पड़ने पर ढूंढने की कठिनाई ना हो। सामान केवल उतना ही हो जितना कि रोगी के लिए आवश्यक है, उतना ही सामान हमें कमरे में रख देना चाहिए। इसके आवश्यक सामान की जो सूची है वो इस प्रकार है। रोगी के लिए वस्त्र होने चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, तापमान चार्ट होना चाहिए, औषधियाँ होनी चाहिए, औषधियाँ नापने का ढक्कन या गिलास वगैरह कुछ होना चाहिए, घड़ी, डायरी व पेंसिल होनी चाहिए, गर्म पानी की थैली होनी चाहिए, बर्फ़ की थैली होनी चाहिए, तौलिया, साबुन, साबुनदानी, तेल, कंघी, शीशा इत्यादि सब उस कमरे में होने ही आवश्यक हैं। पट्टियाँ भी होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, कीटाणुनाशक औषधियाँ या कार्बोलिक साबुन इत्यादि भी होने चाहिए, तरल पदार्थ पिलाने का प्याला, चम्मच, खाने की प्लेट, गिलास इत्यादि। रात्रि के लिए हल्के व रंगीन बल्ब लगा होना चाहिए, चिलमची, शैया पात्र, झाड़ू व झाड़न वगैरह इत्यादि सब रोगी के कमरे में यह सब आवश्यक सामान होना ज़रूरी है। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं रोगी के कमरे में कौन से फर्नीचर होने आवश्यक हैं। रोगी के कमरे में एक पलंग व बिस्तर होना आवश्यक है, एक मेज,
इसके अलावा एक आराम कुर्सी रोगी के लिए तथा 2 अन्य कुर्सियाँ आने जाने वालों के लिए, एक छोटी सी अलमारी जिसमें रोगी के कपड़े रख सकें व अन्य सामान रख सकें, और एक जाली वाली अलमारी जिसमें खाने पीने का सामान रखा जा सके। रोगी के लिए जितने भी सामान की आवश्यकता हो उसे कमरे में ठीक ढंग से रखा होना चाहिए, जिससे कमरा दिखने में सुंदर लगे और चलने फिरने में तथा रोगी की सेवा करने में आसानी हो। साथ ही साथ एक फूलदान में पुष्प सजाकर रखने से कमरे की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है और फूलों को देखकर रोगी का मन भी प्रसन्न होता है। अब हम जान लेते हैं कि कमरे में जो रोगी का जो सामान है उसका प्रबंध किस प्रकार से होना चाहिए। रोगी का जो पलंग है खिड़की या दरवाजों के सामने नहीं होना चाहिए, जिससे हवा के झोंके सीधे रोगी पे ना जा सकें। कमरे में कम से कम सामान हो जिससे सफाई आसानी से हो सके। कमरे में जो फर्नीचर है वो सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, जिससे डॉक्टर, नर्स तथा रोगी के पूर्ण आराम के ध्यान रखा जा सके। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी आवश्यक है। गर्मियों में कमरे को ठंडा रखने के लिए खसखस की चीखें तथा बिजली के पंखे या कूलर का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी में कमरे को बिजली के हीटर द्वारा गर्म कर सकते हैं। यदि अंगीठी का प्रयोग करना हो तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कमरे में विषैली गैस ना फैल सके। इसके बाद हम रोगी के कमरे की सफाई के बारे में देख लेते हैं कि रोगी के कमरे को किसी भी कीटाणुनाशक औषधि के घोल में कपड़े को भिगोकर पोंछना चाहिए, जिससे धूल ना उड़े और कमरा साफ हो जाए। और यदि रोगी कमरे में ना हो तो झाड़ू द्वारा भी सफाई कर सकते हैं। इसके बाद रोगी के कमरे में जो प्रकाश का प्रबंध है इस प्रकार होना चाहिए, जिससे रोगी की आंखों पर बुरा प्रभाव ना पड़े। बल्ब तेज रोशनी वाला नहीं होना चाहिए। हल्के नीले रंग का बल्ब अच्छा रहता है। रोगी के बिस्तर के पास एक टेबल लैंप का प्रबंध भी होना चाहिए। रोगी के कमरे में सूर्य के प्रकाश आने का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। ये कुछ बातें थी जो रोगी के कमरे में हमें ध्यान रखनी होती हैं। इसके बाद हम आगे जो जानने जा रहे हैं वो रोगी का बिस्तर किस प्रकार से लगाना चाहिए। रोगी के कमरा चुनने के पश्चात उसमें आवश्यक सामान की व्यवस्था करके रोगी का बिस्तर तैयार करना चाहिए। बिस्तर बिछाने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि पलंग को कमरे के किस कोने में रखना है। पलंग 3 प्रकार के होते हैं, हम सबको पता है। लोहे के पलंग होते हैं, बाण के पलंग होते हैं और निवाड़ के पलंग होते हैं। लोहे का पलंग अधिकतर अस्पतालों में काम आता है। बाण तथा निवाड़ के पलंग का घरों में प्रयोग किया जाता है। पलंग किसी भी प्रकार का हो वह आराम देने वाला और कसा होना चाहिए। इसके बाद हम बिस्तर लगाना देख लेते हैं। रोगी का जो बिस्तर है वो लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को अधिक से अधिक आराम मिले। बिस्तर सफाई से बिछा हो तथा उसमें सिलवटें ना हो। बिस्तर के लिए निम्नलिखित सामान का होना आवश्यक है। पहला है दरी, गद्दा, 3 सफ़ेद चादरें, 1 मोमजामा, 1 कंबल और तकिया। अब इसके लगाने की विधि देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले पलंग पर दरी बिछाकर उस पर गद्दा बिछाते हैं। उसके बाद गद्दे पर चादर बिछाकर उसके चारों कोने बनाते हैं और फिर चारों कोनों को गद्दे के नीचे मोड़ देते हैं। मोमजामे के टुकड़े को जो रोगी की कमर से घुटने तक लंबा होता है बिछाकर दोनों किनारों को गद्दे के नीचे मोड़ देते हैं। इसके ऊपर इसी नाप की छोटी चादर बिछा देते हैं और चादर के दोनों किनारों को गद्दे के नीचे दबा देते हैं। छोटी चादर के कई लाभ होते हैं। एक तो यह गंदी होने पर आसानी से बदली जा सकती है और दूसरा यह रोगी के गीलेपन तथा ठंडेपन से बचाती है। मोमजामा भी निचली चादर व गद्दे की रक्षा करता है। इसके बाद फिर सिर की और रोगी की सुविधा के अनुसार तकिया रख देते हैं और तीसरी चादर रोगी के ओढ़ने के लिए होती है। इसे तकिए के ऊपर तक बिछाते हैं और इसके ऊपर कंबल को इस प्रकार फैलाते हैं कि उस पर ऊपरी सिरा तकिए के नीचे तक आए। तकिए के ऊपर बिछी हुई अतिरिक्त चादर को कंबल के ऊपर मोड़ देते हैं, जिससे कंबल का अगला भाग रोगी को ना चुभे, और पैर की ओर से बची हुई चादर व कंबल को गद्दे के नीचे मोड़ देते हैं। तो ये तो हमने जो पढ़ा वह यह था कि बिस्तर किस प्रकार से लगाना चाहिए और बिस्तर लगाने की विधि क्या होती है। अब हम थर्मामीटर को जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मामीटर शरीर के तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। यह एक शीशे की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है। पारा हम मरकरी को कहते हैं। और शीशे की नली पर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक निशान लगे होते हैं। प्रत्येक डिग्री को एक लंबी काली रेखा द्वारा दिखाया जाता है। 1 डिग्री के अंतराल में 4 छोटी रेखाएं होती हैं। हर छोटी रेखा जो होती है 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। थर्मामीटर में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को तीर द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप होता है। आजकल बाजार में ऐसे थर्मामीटर भी मिलते हैं जिन पर रोगी का ताप अंकों में लिखा हुआ आ जाता है। अब आपके सामने थर्मामीटर का चित्र आने जा रहा है, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम जानेंगे कि थर्मामीटर लगाने की विधि क्या होती है।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मुंह में थर्मामीटर लगाने का क्या तरीका है, देख लेते हैं। थर्मामीटर को सबसे पहले कीटाणुनाशक औषधि से धोएंगे और फिर जो उसका पारा है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे करेंगे। उसके बाद उसे रोगी की जीभ के नीचे रखकर रोगी से मुंह बंद करने के लिए कहेंगे। थर्मामीटर को लगभग 1 से 2 मिनट तक मुंह के अंदर रखते हैं और उसके बाद माप चेक करते हैं। थर्मामीटर को निकालकर ताप देखते हैं तथा थर्मामीटर को धोकर रखते हैं। अब निम्नलिखित परिस्थितियों में थर्मामीटर मुंह में नहीं लगाते हैं। कुछ बातें जो ध्यान रखने की होती हैं वो इस प्रकार से हैं। बच्चे व बेहोश व्यक्ति को मुंह में थर्मामीटर नहीं लगाएंगे। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को भी मुंह में थर्मामीटर नहीं लगाएंगे। ठंडा या गर्म खाने या पीने के तुरंत बाद थर्मामीटर मुंह में नहीं लगाएंगे या नहाने के तुरंत बाद मुंह में थर्मामीटर नहीं लगाएंगे। कुछ बातें होती हैं हमें थर्मामीटर मुंह में लगाते हुए जो ध्यान में रखनी होती हैं। इसके अलावा बगल और जांघ में भी थर्मामीटर लगाते हुए कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि जब हम बगल या जांघ में जिस जगह थर्मामीटर लगाएंगे उसको पोंछ लें और उसके बाद जब हम थर्मामीटर लगा रहे हैं तो वह हमारी त्वचा से टच करता हुआ या स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। और जो बगल और जांघ का जो टेम्परेचर आता है वह हमेशा मुंह की अपेक्षा आधा डिग्री कम आता है। अब हम सेक के बारे में पढ़ेंगे। रोगी की दशा कभी सुधर जाती है और कभी बिगड़ जाती है। कई बार रोगी का तापमान बढ़ जाता है और कभी कभी सर्दी लगने लगती है या दर्द होने लगता है। इन विभिन्न परिस्थितियों में या तो ठंडी सेक और या फिर गर्म सेक का प्रयोग किया जाता है। ठंडी सेक जो है इसका प्रयोग रक्त के बहाव को रोकने के लिए, सूजन, दर्द या तेज बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। ठंडी सेक 2 प्रकार की होती हैं जो हम करते हैं, वो है बर्फ़ की थैली के द्वारा करते हैं और ठंडी पट्टियों के द्वारा करते हैं। अब इसके बाद आती है गरम सेक। इसका प्रयोग शरीर के किसी हिस्से में जब दर्द हो या रक्त के बहाव को तेज करना हो या सूजन को दूर करना हो या शरीर में गर्मी पहुंचाने के लिए भी किया जाता है। गरम सेक की निम्नलिखित विधियां हैं। पहली है गर्म पानी द्वारा। गर्म पानी के द्वारा हम रबड़ की थैली में भी कर सकते हैं और कांच की बोतल में भी कर सकते हैं। दूसरी है ईंट द्वारा। तीसरी है रुई द्वारा। चौथी है रेत की थैली या नमक द्वारा। 5वीं है रोटी द्वारा और 6ठी है विद्युत सेक द्वारा। ये तो विभिन्न सेकें थी जो हम इस्तेमाल करते हैं सूजन, दर्द, मोच, रक्त के बहाव तेज करने, रक्त के बहाव को ठीक करने के लिए। अब इसके बाद आगे का देख लेते हैं। अब हम विख संक्रामक यानी कि रोग नाशक औषधि के बारे में जानेंगे। छूत के रोग अधिकतर रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं, इसलिए रोगाणुओं को नष्ट करना आवश्यक होता है। जिन पदार्थों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है उन्हें विसंक्रामक या रोगाणुनाशक औषधियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: चूना, DDT, फिनाइल, पोटेशियम परमैंगनेट इत्यादि। सबसे पहले चूने को देख लेते हैं कि क्या होता है। कच्चे तथा भुने हुए चूने का प्रयोग रोगी के थूक, कफ, मल आदि को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। चूने का प्रयोग आप लोगों ने देखा भी होगा कि शौचालय में, कूड़ा घर, नाली आदि में भी किया जाता है। दूसरा है DDT। यह एक बहुत ही प्रचलित रोगाणुनाशक औषधि है। DDT प्राय 2 रूप से बाजार में मिलता है। पहला है चूर्ण, यह सफ़ेद रंग का होता है। इसका प्रयोग नाली और शौचालय में किया जाता है। और दूसरा है तरल पदार्थ। तरल घोल का प्रयोग मच्छर, मक्खी, खटमल, दीमक आदि को मारने के लिए किया जाता है। अंधेरे स्थानों में भी इसे छिड़का जाता है जिससे घरेलू कीड़े नष्ट हो जाएं। तीसरा है फिनाइल। यह एक शक्तिशाली रोगाणुनाशक औषधि है। यह भूरे रंग का घोल होता है और जब पानी में डालते हैं तो इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। यह रोगाणुओं को मारता है और दुर्गंध दूर करता है। इसको नालियों में, शौचालय में, क्षय पात्र में, थूकदान में डालते हैं और इससे रोगी के कमरे में फर्श पर पोछा लगाने में भी काम में लिया जाता है। और इसके बाद आखिरी जो आता है वो पोटेशियम परमैंगनेट। यह भी एक रोगाणुनाशक औषधि है। ये लाल दवा के नाम से विख्यात है। हम सब इसे लाल दवा के नाम से जानते हैं। इसके कण जामुनी रंग के होते हैं और पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इसके घोल को गरारे करने, मुंह साफ करने, हैजे के दिनों में फल सब्जियों को धोने, घाव को साफ करने के लिए तथा विषैले जंतुओं को काटने पर प्रयोग करते हैं। यह एक अच्छी व सस्ती रोगाणुनाशक औषधियाँ हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारा यह चैप्टर गृह परिचर्या समाप्त होता है। अगर आपको मेरा यह पाठ पसंद आया हो तो मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।